और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आपसे पूछा गया है, जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध के लेखक कौन थे? बताइए क्वेश्चन नंबर पहले का कमेंट करना, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध के लेखक कौन थे, यहाँ पर आपको जवाब देना है और जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। कह रहे W.S. सिलीमैन, बिल्कुल सही है, W.S. सिलीमैन यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर विकल्प आपका सी होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन करिए। अब यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए पहले नंबर का बिल्कुल सही जवाब दिया गया था। चलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न का आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड नंबर का आपको जवाब देना है, आंसर यहाँ पर क्या होगा? और जवाब यहाँ पर आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है ना ऑप्शन, राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को समाप्त करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान आ मुक्त खराज की स्थापना किया था, ये वाला कथन आपका गलत है। और सेकंड नंबर लिखा हुआ है, अलाउद्दीन ने विशाल प्रदेशों को खालिसा भूमि में परिवर्तित किया, विशाल प्रदेशों को खालिसा भूमि में परिवर्तित किया, ये बात इन्होंने बिल्कुल सही है। और ये वाला जो प्रश्न आपका गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर जो आपका लिखा है ना दीवाना मुक्त खराज की स्थापना, ये आपका नहीं किया था, ये तो आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, ना कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो आंसर पहला गलत है, दूसरा सही है। और दूसरा किसमें सही है? केवल ऑप्शन नंबर ए पे होगा। है ना? देखिए हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए अभी जब वैकेंसी आपका आएगा, नोटिफिकेशन आपका एएससी का भी आएगा ना, तो उसकी भी क्लास आपकी चलेगी, साथ में इसकी तो चलेगी ही और उसकी भी चलेगी। तो जैसे उसका अपडेट आएगा वैसी क्लासेस आपकी स्टार्ट कर दी जाएंगी। अभी फिलहाल आपका यूपीपीएससी आरओ की चल रही है, और उसकी जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो उसकी भी आपको क्लासें मिलेंगी, उसकी भी मिलेंगी और इसकी भी मिलेंगी, दोनों क्लासें आपको मिलेंगी। और जीके जीएस आप समझ लीजिए सबके लिए कॉमन है। जीके जीएस कोई भी एग्जाम की तैयारी करेंगे ना तो सारे एग्जामों के लिए है, तो इसलिए अच्छे लेवल से पढ़ेंगे तो एग्जाम में इसका फायदा आपको मिलेगा। तो ये कॉमन है, जीके जीएस सभी में आएगा, तो इसलिए ये क्लास आप देख ही सकते हैं। चलिए केवल यहाँ पर 2 होगा। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 3 नंबर है आपका, कमेंट करना है आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही विकल्प का चयन करना है। लिखा हुआ है, तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में मोहम्मद शाह के शासन काल में हुआ था। और यहाँ लिखा हुआ है, अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। चलिए यहाँ पर कमेंट करिए आंसर यहाँ पर क्या होगा। सही विकल्प का देखिए आपको कमेंट करना है। और यहाँ पर तैमूर का जो आक्रमण है 1398 ईस्वी में अंतिम तुगलक शासक नसरुद्दीन मोहम्मद के काल में हुआ था, है ना? ये वाला जो आपका लिखा है मोहम्मद शाह, 1398 में मोहम्मद शाह के शासनकाल में, देखिए ये आपके थे नसरुद्दीन मोहम्मद, मोहम्मद काल, नसरुद्दीन मोहम्मद, मोहम्मद नसरुद्दीन महमूद के साल के काल में हुआ था, नसरुद्दीन महमूद के काल में हुआ था। और यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है मोहम्मद शाह, ये आपका गलत होगा, ये आपका गलत होगा। और अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था, ये बात बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन आलम जो है आपके, अलाउद्दीन आलम शाह, ये आपके सैयद वंश के अंतिम शासक थे, केवल दूसरा वाला आपका यहाँ पर सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाँ देखिए तैमूर का जो आक्रमण है ना 1398 मोहम्मद शाह के शासनकाल में नहीं हुआ था, ये नसरुद्दीन महमूद के काल में हुआ था। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर आपको बताना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही विकल्प का चयन करना है। लिखा हुआ है, बहलोल लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। सिकंदर लोदी के काल में आयुर्वेदिक ग्रंथ फरहंगे सिकंदरी का फारसी अनुवाद किया गया था। यहाँ पर आपको बताना है दोनों में से कौन सा आपका पॉइंट सही है। अगर आप देखेंगे बहलोल लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था, ये बात बिल्कुल सही है। और सिकंदर लोदी के शासन काल में आयुर्वेदिक ग्रंथ
फरंग हगे सिकंदरी का फारसी अनुवाद किया गया था, है ना, फरंगे। तो ये फरंगे और ये जो आपका है ना आयुर्वेदिक ग्रंथ, ये दोनों के दोनों बात सही है। दोनों के दोनों जब बात सही बोली गई, ऑप्शन आपको सी लगाना होगा। यहाँ पर आपको बताना है इनमें से असत्य कथन की, देखिए यहाँ पर पहचान करना है कौन सा प्रश्न आपका असत्य कथन है। लिखा हुआ है लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था, क्या यह बात सही है ना। यहाँ पर देखिए असत्य बोला है, ये तो बात इन्होंने बिल्कुल सही बोली है। लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था, ये बात बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है लॉर्ड हेनरी कॉटन भारत के अंतिम राज्य सचिव थे, ये आपका क्या है, गलत है, ये आपका गलत दिया गया। लॉर्ड हेनरी कॉटन आपके नहीं थे, आपके थे लॉर्ड लिस्टोवेल थे। कौन थे, लॉर्ड लिस्टोवेल, यहां लिख दे रहे हैं लॉर्ड लिस्टोवेल, है ना, लॉर्ड लिस्टोवेल आपके थे। लॉर्ड लिस्टोवेल आपके थे क्या, आपके अंतिम राज्य सचिव थे, इसलिए ये वाला गलत है। और जब बाकी आपके कंफर्म हो चुका है तो ये सही होगा, ये भी सही होगा। आप पढ़ सकते हैं, मानवेंद्र नाथ राय को भारतीय साम्यवाद का अग्रदूत माना जाता है। इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक की जो रचना है ये विलियम हंटर ने की थी, ये भी बात आपकी सही है। अगला प्रश्न बताइए, कांग्रेस के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, इनमें से कौन इस समिति का हिस्सा नहीं था। कौन इस समिति का हिस्सा नहीं था, आपको कमेंट करना है, यहाँ पे आंसर क्या होगा। कांग्रेस के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, इनमें से कौन इस समिति का हिस्सा नहीं था। तो 6 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, नहीं थे, बाकी सब आपके थे। ऑप्शन सही होगा डी नंबर। अगला प्रश्न बताइए, तिलक स्वराज कोष की स्थापना, तिलक स्वराज कोष की स्थापना इनमें से किस आंदोलन के दौरान हुई थी। तिलक स्वराज कोष की जो स्थापना है इनमें से किस आंदोलन के दौरान हुई थी, तो याद रखिएगा यह आंदोलन था आपका असहयोग आंदोलन। तिलक स्वराज कोष की जो स्थापना है वो आपकी असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। असहयोग आंदोलन यानी बोला गया था कि अंग्रेजों को सहयोग न किया जाए, असहयोग, है ना, तो यहाँ पर आंसर गया था। और ये जो असहयोग आंदोलन है आपका हाँ यहाँ पर बिल्कुल सही है, 1920 वगैरह शुरू किया था, है ना, बिल्कुल सही है, 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 आपका। बरसाड़ सत्याग्रह का संबंध इनमें से किस राज्य से है, आपको बताना है। बरसाड़ सत्याग्रह का जो संबंध है इनमें से किस राज्य से है। 8 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है गुजरात, है ना, गुजरात यहाँ पे बिल्कुल सही है। गुजरात जो है आपका, यहाँ पर क्या होगा, बरसाड़ सत्याग्रह का संबंध आपका था। देखिए बरसाड़ सत्याग्रह का जो संबंध है गुजरात राज्य से, खेड़ा जिला पड़ता है वहीं पर, है ना, गुजरात में ही पड़ता है। तो खेड़ा जिले में स्थित एक बरसाड़ जगह थी, और बरसाड़ जो आपका था वहां पर क्या हुआ था, डकैती की घटनाएं होती थी, उनको रोकने के लिए, है ना, उनको रोकने हेतु अपेक्षित जो पुलिस बल थे ना उनकी नियुक्ति हेतु प्रत्येक वयस्क पर एक एक कर लगाया गया था, जिसके विरुद्ध बरसाड़ सत्याग्रह हुआ था। तो यहाँ पर बरसाड़ जो है आपका गुजरात से संबंधित था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कूटों की सहायता से सही विकल्प का चयन करना है। लिखा हुआ है जहांदार शाह ने जुल्फिकार खां की सहायता से मुगल गद्दी प्राप्त किया था, फारूकसियर ने राजा अजीत सिंह को महाराज की उपाधि प्रदान किया था। यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या होगा, 9 नंबर का। ठीक है, जहांदर शाह ने आमेर के राजा सवाई जयसिंह को मिर्जा तथा मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान किया था। देखा जाए तो यहाँ पर जो आंसर आपका लिखा है ना, आंसर जो आपका होगा यहाँ पर आपका क्या होगा, पहला ही विकल्प आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोला गया था, सही विकल्प का देखिए आपको चयन करना है। 1 सेकेंड, जहांदर शाह ने जुल्फिकार खां की सहायता से मुगल गद्दी प्राप्त किया था, है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, हाँ पहला वाला आपका सही है, ये वाला तो सही है। और यहाँ पर जो लिखा है ना, फारूकसियर ने राजा अजीत सिंह को महाराज की उपाधि प्रदान किया, ये गलत है आपका। ठीक है, देखिए यहाँ पर जहांदर शाह ने आमेर के राजा, है ना, आमेर के जो राजा थे आपके, राजा सवाई जयसिंह थे, उनको मिर्जा, और जो मारवाड़ के राजा थे ना, मारवाड़ के जो राजा थे आपके अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान किया था। और ये प्रदान किया गया था जहांदर शाह ने, ठीक है ना कि फारूकसियर ने। फारूकसियर दिया इसलिए गलत है, हालांकि इन्हें महाराज की उपाधि दी गई, लेकिन ये जहांदर शाह के द्वारा दी गई, इसलिए आंसर गलत है। पहला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है गलत सुमेलित विकल्प की पहचान करना है। लिखा हुआ एक तरफ सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है, और आपसे यहाँ पर पूछा गया पूरा स्थल है और अवस्थिति पूछी गई है, इस समय कहाँ पर है।
देसलपुर की बात करेंगे, संघोल की बात करेंगे, बड़ा गांव की बात करेंगे और आमरी की बात करेंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ये सभी के सभी क्या है आपके पुरा स्थल है आपके। अगर हम बात करते हैं हड़प्पा जो पुरा स्थल है ये आपका हड़प्पा जो पुरा स्थल आपका था ना देसलपुर, देसलपुर का जो संबंध है ना ये आपका गुजरात राज्य से, किससे, ये आपका गुजरात राज्य से, ना कि राजस्थान से। यहाँ पर आपका गुजरात होना चाहिए था, ये आपका गुजरात राज्य से, इसलिए यहाँ पर राजस्थान दिया गया, ये तो आपका गलत हो गया। और बोला गया था, यहाँ पर बोला गया था गलत सुमेलित विकल्प है कौन सा, ए नंबर यहाँ पे आपका बिल्कुल होगा। बाकी संघोल की बात करेंगे पंजाब सही था, बड़ा गांव की बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आमरी की बात करेंगे सिंध, है ना सिंध। देखिए ये सिंधु पहले इसका पुराना नाम था, अब इसका नाम इस समय क्या है, सिंध है, ठीक है ना, सिंध प्रांत है, पहले सिंधु था अब सिंध हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर विचार करना है और आपको दिए गए कोटों की सहायता से विकल्प का चयन करना है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बर्तनों पर लेख नहीं मिलते हैं। और दूसरा पॉइंट आपसे पूछा गया है हड़प्पा के कुछ बर्तनों पर मानव आकृतियां भी अंकित हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, बोला गया है सही विकल्प का चयन करना है। तो जो पहला पॉइंट आपका लिखा हुआ है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के बर्तनों पर लेख नहीं मिलते हैं, हाँ ये बात आपका देखिए मोहनजोदड़ो के किसी बर्तन पर लेख नहीं मिलता है, मोहनजोदड़ो के बर्तन पर लेख नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ना, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, इन्होंने दोनों लिख रखा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। देखिए मोहनजोदड़ो पर तो आपका सही बात है कि मोहनजोदड़ो पर जो आपका है लेख नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों हड़प्पा पर क्या है ना, हड़प्पा सभ्यता पे बर्तनों पर लेख मिलता है, ठीक है ना, लेख मिलता है, बट मोहनजोदड़ो पे नहीं मिलता। अब यहाँ पर दोनों को बोल दिया इसलिए इसको हमें गलत करना होगा, दोनों लिख दिया है ना, एक में है एक में नहीं है, तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो मिलेगा हड़प्पा पे नहीं मिलेगा, इसलिए गलत करना पड़ेगा। और दूसरा है हड़प्पा के कुछ बर्तनों पर मानव आकृतियां भी अंकित है, ये बात इन्होंने बिल्कुल सही बोली है, आंसर लगाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर बी, केवल आपका दूसरा वाला सही है। 12 नंबर में आपसे पूछा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से विकल्प का देखिए आपको यहाँ पर चयन करना है और आंसर बताना यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है दसराग का युद्ध परुष्णी नदी किनारे हुआ था, इनमें पुरुषों को विजय प्राप्त हुई थी। 12 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये बात तो सही है कि जो दसराग का जो युद्ध था ये आपका परुष्णी नदी किनारे हुआ था, ये बात इन्होंने बिल्कुल सही बोली है। परुष्णी नदी, अब इसका इस समय वर्तमान में अगर नाम बात करेंगे रावी नदी के नाम से जानते हैं, है ना, इसका पुराना नाम है परुष्णी नदी का। परुष्णी नदी का इस समय वर्तमान नाम क्या है, नदी रावी नदी के नाम से जानते हैं। और ये जो परुष्णी नदी है अब ये आपका तो हो गया। और यहाँ पर जो आपका युद्ध हुआ था ना, ये दसराग का जो युद्ध है सुदास और 10 जनों के मध्य हुआ था, इसमें सुदास जो है विजयी हुए थे। तो हम ये नहीं कह सकते हैं ना कि यहाँ पर लिखा इसमें पूर्वों की विजय प्राप्त हुई थी, पूर्वों की विजय प्राप्त नहीं हुई थी। यहाँ पर आपका आंसर क्या है, दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है, आंसर लगाना होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर पूर्वों लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को देखिए यहाँ पर सुमेलित करना, एक तरफ राज्य है एक तरफ राजा है। वेधे की बात करेंगे, कैकेय की बात करेंगे, काशी की बात करेंगे, पांचाल की बात करेंगे, आपको यहाँ पर सुमेलित करना है, आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए विधेय के जो राजा थे आपके कौन थे, आप याद रखिएगा जनक थे, आपके जनक थे। और कैकेय की बात करेंगे यहाँ पर आपके राजा अश्वपति थे। और काशी की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर अजातशत्रु होगा। और पांचाल की बात करेंगे प्रवाहन जवाली, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका क्रम क्या है, आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर मैचिंग करा सकते हैं, 13 नंबर का यहाँ पर होगा 2143, है ना, 2143 यानी पहले का दूसरा सही था। फिर आपका यहाँ पर बी का पहला और सी का चौथा, डी का तीसरा, ऑप्शन जाएगा डी के साथ। निम्नलिखित कथनों पर देखिए आपको विचार करना है और यहाँ पर आपको आंसर बताना है। लिखा हुआ याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद का जो उल्लेख है यहाँ पर आपको बताना है, श्वेताश्वर उपनिषद से प्राप्त होता है। वैश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, वैश्य शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है वृहदारण्यकोपनिषद से प्राप्त होता है। क्या ये दोनों पॉइंट आपके सही लिखे हुए हैं? तो आप कहेंगे हाँ, देखिए याज्ञवल्क्य जो याज्ञवल्क्य लिखा हुआ है ना, ये गार्गी संवाद का उल्लेख जो है वृहदारण्यकोपनिषद तथा वैश्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ये वाजसनेयी संहिता से प्राप्त होता है। कौन सा है? वाजसनेयी संहिता से प्राप्त होता है। इसलिए ये दोनों के दोनों पॉइंट आपके ना, दोनों के दोनों पॉइंट आपके गलत हैं, न तो फर्स्ट सही होगा और ना ही आपका सेकंड सही है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से विकल्प का चयन करना है। आपसे पूछा गया निष्क तथा शतमान सोने के सिक्के थे, आपको बताना है ना। यहाँ पर 15 नंबर का आपको बताना है, आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए निष्क और शतमान ये सोने के सिक्के थे, ये गलत है। निष्क सोने का था, देखिए निष्क तो आपका सोने का था, निष्क आपका क्या था, सोने का था। लेकिन जो शतमान था ये आपका चांदी का था। ये किसका था आपका? ये आपका चांदी का था। तो यहाँ पर इन्होंने दोनों के दोनों बोल दिया सोने के, इसलिए नहीं कह सकते।
निष्क आपका सोने का था और शतमान जो आपका चांदी का था, इसलिए इसे हमें गलत करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर दोनों यहाँ पर बोला गया सोना, जबकि एक सोना था और एक चांदी था। यम और नचिकेता की कहानी कठोपनिषद में वर्णित है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये बात आपका बिल्कुल सही है, ये वाला बात आपका सही बोला गया, ऑप्शन आपका बी होगा। निम्नलिखित यहाँ पर बताना है गलत कथन की, देखिए यहाँ पर आपको पहचान करना है गलत कथन कौन सा होगा। अगर हम बात करते हैं निष्काम कर्म सिद्धांत का जो प्रथम प्रतिपादन है जो आपका ईशोपनिषद में हुआ है, आयतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है, लोपामुद्रा अविवाहिता थी, शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। अगर हम बात करेंगे 16 नंबर में तो देखिए यहाँ पर आपसे असत्य कथन पूछा गया, गलत कौन सा है। पहला पॉइंट इन्होंने बिल्कुल सही बोला है, निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद में हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है। आयत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है, ये भी बात सही है। आयत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है। और यहाँ पर जो लिखा है ना, लोपामुद्रा अविवाहिता थी। देखिए लोपामुद्रा जो है अगस्त ऋषि की पत्नी आपकी थी और वैदिक ऋचाओं की रचयिता भी थी आपकी। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ना, अविवाहिता थी, अविवाहित नहीं विवाहित थी, ये वाला गलत है और यही वाला पूछा गया था गलत कौन सा है, तो ऑप्शन लगाना पड़ेगा सी। बाकी शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, ये भी बात आपकी सही बोली गई है। यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कोड की सहायता से उत्तर आपको देना है। लिखा है गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में वट वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, है ना। गौतम बुद्ध को यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, क्या ये बात सही है ना। तो आप कहेंगे 17 नंबर में आप तो कहेंगे प्राप्त हुआ था, लेकिन दोस्तों ऋजुपालिका नदी के तट पर नहीं हुआ था, ये प्राप्त हुआ था। देखिए ऋजुपालिका नदी के तट पर प्राप्त हुआ था, किसको प्राप्त हुआ था, कहेंगे आप जैन धर्म के 24वें तीर्थकर आपके थे, महावीर स्वामी थे आपके, महावीर स्वामी आपके 24वें तीर्थकर थे और इन्हीं को प्राप्त हुआ था, ना कि गौतम बुद्ध को। और गौतम बुद्ध को प्राप्त हुआ था निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी को हम पुनपुन नदी भी कहते हैं, याद रखिएगा, पुनपुन नदी कहते हैं। निरंजना नदी को हम क्या कहते हैं, पुनपुन नदी कहते हैं, यहाँ पर याद रखिएगा, पुनपुन नदी भी कहते हैं, पुनपुन, है ना। निरंजना नदी को हम पुनपुन नदी के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। तो पहला तो आपका कन्फर्म है गलत है। और कुशीनारा हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित है। कुशीनारा में देखिए गौतम बुद्ध के यहाँ पर महापरिनिर्वाण कहते हैं ना, मृत्यु इनके यहाँ पर हुई थी कुशीनारा में, और यूपी में ही पड़ता है, हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित है, ये भी बात सही है। देखिए जन्म तो कई बार पूछा गया है कि किस नदी किनारे हुआ था, तो आप तो कहते हैं निरंजना नदी किनारे हुआ था, लेकिन जब मृत्यु की बात करेंगे कुशीनगर, कुशीनगर या कुशीनारा, ये ऑप्शन आपका, ये किस नदी के तट पर है, ये भी याद रखिएगा, हिरण्यवती नदी के तट पर। महावीर स्वामी की अगर हम जन्म की बात करते हैं तो आप सभी लोग बताते हैं इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, वैशाली में हुआ था। वैशाली कहाँ पे पड़ता है, वैशाली आपका पड़ता है आपका बिहार में पड़ता है। और मृत्यु की अगर हम बात करते हैं तो पावापुरी में हुई थी, वो भी आपका क्या बिहार में ही आपका पड़ता है। ये दोनों चीजें याद रखिएगा, इससे प्रश्न आपके बनते हैं। बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और असत्य कथन की पहचान करिए। लिखा हुआ है बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। अब आप कहेंगे देखिए बौद्ध धर्म जो आपका है ना, यहाँ पर असत्य कथन आपको बताना है, असत्य। पुनर्जन्म में विश्वास करता है, ये तो बात सही है। बौद्ध धर्म में लिखा हुआ है आत्मवादी धर्म है, नहीं अनात्मवादी, आत्मवादी नहीं अनात्मवादी, अनात्मवादी धर्म है आपका, है ना। देखिए ये आत्मवादी मतलब होता है जो आत्मा में विश्वास करता हो, बट ये आत्मा में विश्वास करते ही नहीं थे, बोलते थे भैया आत्मा होता ही नहीं है ना। ये आत्मा कहते थे होती ही नहीं है। बौद्ध धर्म में आत्मवादी धर्म है, याद रखिएगा, आत्मवादी नहीं आत्मवादी, लगा देंगे, अनात्मवादी जो आत्मा को ना मानता हो, जो आत्मा में विश्वास नहीं करता हो। ये बौद्ध धर्म की कहानी थी और यही वाला गलत है, बाकी आपका गलत वाला पूछा गया था, ऑप्शन बी लगाएंगे। और प्रतीत समुत्पाद का संबंध बौद्ध धर्म से सही है और मध्यम प्रतिपदा का संबंध बौद्ध धर्म से, ये भी आपका सही है, तो ऑप्शन आपका बी होगा। यहाँ पर बोला गया किन शहरों का चुनाव किया गया है, क्वेश्चन गायब हो गया है, कोई बात नहीं, चलो 20 नंबर बताइए। 20 नंबर में आपको बताना है मुख्यमंत्री सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया था। तो 20 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो ये आपकी शुरुआत की गई थी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शुरू किया गया था और ये 1 अप्रैल 2019, याद रखिएगा 1 अप्रैल 2019 को ये शुरू की गई थी, याद रखिएगा, आंसर जाएगा सी के साथ। भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन किस राज्य में होता है, अभी रिसेंटली अपडेट हो चुका है, पहले आपका उत्तर प्रदेश था, लेकिन अब आपका हो गया राजस्थान, है ना। अब आपका राजस्थान पहले नंबर पे हो गया है और दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश हो गया है, अभी ये अपडेट हुआ है, पहले आपका यूपी ही था।
बाल्कन प्लान किस अधिनियम संबंधित है, आपको बताना है। बाल्कन प्लान किस अधिनियम संबंधित है, आपको 22 नंबर का जवाब देना है। तो 22 नंबर का जवाब यहाँ पर होगा 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से संबंधित है बाल्कन प्लान। बाल्कन प्लान याद रखिएगा। 22 नंबर का जो जवाब है ना आपका, डी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। राज्य के लिए अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं? जनसंख्या। देखिए राज्य अगर आप बनाना चाहते हैं ना तो कौन कौन से मतलब तत्व होने चाहिए? जनसंख्या तो होनी चाहिए, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। अब आप कहेंगे ऐसे ऑप्शन होंगे, तो ऐसे ऑप्शन में तो सारी सारी चीज जरूरत पड़ेगी, है ना। जमीन होगी, जनसंख्या होगी, सरकार होगी, तभी तो हम बोलेंगे ना राज्य। आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट की व्यवस्था का शुभारंभ किया? देखिए ब्रिटिश जब आपका ये शासन चलता था तो उस समय आपको बताना है ये जो बजट की जो व्यवस्था थी ना, ये शुभारंभ कब किया गया था? 24 नंबर में आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये आपका शुरू किया गया था 18 फरवरी 1860 को। 18 फरवरी 1860 को शुरू किया गया था। ऑप्शन लगाएंगे भी। तो याद रखिएगा ब्रिटिश के शासनकाल में जो बजट की व्यवस्था शुरू की गई थी वो आपकी 18 फरवरी 1860 को प्रारंभ किया गया था। ये प्रश्न याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जिनका भी जवाब आ रहा है ना 24 का ए, पहला बिल्कुल सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाई द असेंबली बी पास्ड। प्रस्ताव जो है संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? यहाँ पर अगर आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो समझ जाइए बिल्कुल सही जवाब है। और ये प्रस्ताव जो है 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। याद रखिएगा इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था और इसी दिन हम कहते हैं कि संविधान जो हमारा था बनकर अंगीकृत हुआ था, बनकर तैयार हुआ था। कई सारे प्रश्न आपके बनते हैं और लागू आपका हुआ था 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। अच्छा प्रश्न है ये। लिखा हुआ एक तरफ समिति, एक तरफ अध्यक्ष आपके दिए गए हैं। संचालक समिति, संघ संविधान समिति, प्रारूप समिति, इस तरीके से आपके दिए गए हैं। तो ये वाला प्रश्न जो है सभी लोग बताइए आंसर क्या होगा। प्रारूप समिति के बारे में हमने कई बार बताया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही है। तो सी नंबर का तीसरा होगा और सी नंबर का तीसरा देखिए या तो यहाँ है या तो यहाँ पर है। ये तो बी नंबर होगा या तो आपका ये दो आपके ऑप्शन, ये जो आपका ऑप्शन है ये नहीं हो सकता है। बी और डी में कोई एक होगा, बी और सी में, सॉरी बी और सी में कोई एक होगा, क्योंकि सी का तीसरा यहाँ पर भी आ रहा है, सी का तीसरा यहाँ पर भी आ रहा है। तो अब आप बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सभी को याद होना चाहिए वाला पॉइंट। और जो संचालन समिति के थे ना, ये आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यानी एक का दूसरा और एक का दूसरा कहाँ पर है? एक का दूसरा यहाँ पर है, केवल बी में ही। ये वाला भी नहीं होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर भी होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा 2134। चेक कर लीजिए, सभी का आ रहा है। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ संविधान सभा के जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और प्रांतीय संविधान समिति, ये भी याद रखेगा, प्रांतीय संविधान समिति के आपके अध्यक्ष थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों के द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों के द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? ये किस आर्टिकल में बताया गया है कि न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना, है ना, संसद की कार्यवाही की जो जांच करना प्रतिबंधित किया गया किस आर्टिकल के द्वारा? 27 नंबर की बात करेंगे। ये आपका किया गया है आर्टिकल नंबर आपका 122 में, अनुच्छेद 122 में बताया गया है कि अगर संसद की कोई भी कार्रवाई होती है, उनकी जो जांच होगी वो आपकी न्यायालय के द्वारा नहीं की जाएगी। ये आर्टिकल नंबर 122 में बताया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का शक्ति मिलती है? और हमने कई बार बताया ये आर्टिकल नंबर 249 से बहुत बार प्रश्न आया है। 28 नंबर का आपका डी होगा। वैसे तो आप जानते ही हैं संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में केंद्र राज्य दोनों बना सकती है, राज्य सूची में केवल राज्य बना सकती है और संघ सूची में केवल केंद्र। लेकिन जरूरत पड़ेगी तो राज्य सूची में जो राज्य बनाती है ना, वहां पर केंद्र भी बना सकती है। वो आपका आर्टिकल नंबर 249 लगता है, याद रखिएगा। हाँ ना, 249, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के संदर्भ में आपको बताना है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। लिखा हुआ है 1935 में बात की गई है, लिखा इसमें केंद्र में जो शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई। देखिए राज्य वाला जो प्रांत वाला था ना, वो तो समाप्त कर दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 में, और लेकिन लागू कर दिया गया था आपका
केंद्र में द्वैध शासन आपका लागू कर दिया गया था 35 में, है ना। ये 1919 में आपका नहीं, 1919 में आपका जो प्रांतों में द्वैध शासन था वो आपका प्रारंभ किया गया था। 1919 के जो भारत शासन अधिनियम था उसमें प्रांत में द्वैध शासन आपका लागू किया गया, और 1935 में आपका ये समाप्त कर दिया गया था प्रांत वाला, और जो है केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इनमें से आपका सही कथन कौन सा होगा, 29 नंबर बताइए क्या होगा। तो देखिए ये वाला तो आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर शुरू किया गया, इसमें प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ किया गया, द्वैध को समाप्त किया गया, ये समाप्त किया गया था, ये भी गलत आपका है। इसके द्वारा 11 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, ये भी गलत आपका है ना। ये तो सभी के सभी गलत है। ये 6 राज्यों में था, किसमें था, 6 राज्यों में था, ये 6 राज्यों में था। ये आरंभ नहीं किया गया था, ये समाप्त किया गया था, और ये आपका शुरू किया गया, उल्टा लिख रखें। यानी यहाँ पर उपर्युक्त में से कोई भी प्रश्न आपका विकल्प जो है आपका सही नहीं होगा, है ना, कोई भी आपका सही नहीं है, सारे के सारे गलत है। 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन शुरू किया जाता है, 1935 में प्रांतों का खत्म करके केंद्र पे आपका लागू हो जाता है, इसलिए सारे के सारे पॉइंट आपके गलत हैं। यहाँ 11 राज्यों में लिखा है द्विसदनीय व्यवस्था, जबकि यहाँ पर 6 राज्य होता तो सही हो जाता, इसलिए सारे के सारे आपके ऑप्शन गलत हैं। और संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के कितने सदस्य शामिल थे, यहाँ पर देखिए आपको बताना, जब संविधान आपका बना था तो उस समय अनुसूचित जनजाति के कितने सदस्य शामिल थे, ये भी प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है। याद रखिएगा 33 आपके सदस्य क्या थे, अनुसूचित जनजाति के शामिल थे। अनुसूचित जाति कितने थे, 26, ये अनुसूचित जाति के, ये आपके अनुसूचित क्या है, जाति के हैं। देखिए अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति दोनों में अंतर समझ लीजिए। अनुसूचित जाति, अगर अनुसूचित जाति की बात करेंगे 26, अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे 33, दोनों को याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। और कितनी महिला सदस्य शामिल थी, महिला वाला भी पूछ लेता है कभी बार, तो महिला जो आपकी थी 15, महिलाओं की संख्या जब संविधान बनकर आपका तैयार हुआ, जब आपका अनुच्छेद आपके उस समय कितने थे, 395 थे, तो उस समय जब पहली बार जब आपका बन के तैयार हुआ और संविधान जो आपका था, उसमें सदस्यों की संख्या स्टार्टिंग अगर हम बात करते हैं तो उस समय अनुसूचित जनजातियों की संख्या आपकी 33, अनुसूचित जाति की संख्या 26 और महिलाओं की संख्या आपकी 15 थी। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, इससे प्रश्न आपके कई बार बन जाते हैं। 26, 33 है ना, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं, अगर हम बात करते हैं भाग नंबर 17, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवा में आपात उपबंध आपका लिखा हुआ है भाग 16, भाग 8 संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध, और 20 संविधान संशोधन। चलो 31 का बताइए, यहाँ पर बोला गया कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित है। देखिए भाग 20, 368 संविधान संशोधन, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। देखिए ये कन्फर्म है कि सही है, सही वाला ही पूछा है, बाकी सब गलत है। बाकी सब क्या है आपके गलत दिए गए हैं। भाग नंबर 17 में संघ और राज्य, यहाँ पर तो राजभाषा के बारे में बताया गया है, राजभाषा आपकी है ना, कितनी है, 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है आपकी 8वीं अनुसूची में। तो भाग 17 तो ये राजभाषा संबंधित था आपका, इन्होंने बोला संघ राज्यों का अधीन सेवा में, ये गलत है आपका। और इसकी जो आपकी राजभाषा है ना, ये आर्टिकल 343 से लेकर 351 के मध्य है, ये भी कई बार पूछा गया है कि भाग नंबर 17 में जो अनुच्छेद है वो कहाँ से कहाँ तक है, 343 351 तक है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है, आपात उपबंध तो आपका यहाँ पर गलती दिया गया है, वो भी 330 से 342 तक है। और भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन है, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन है, ना कि संघ राज्यों के बारे में, ठीक है ना। ये सारे के सारे आपके गलत है, ये आपका ऑप्शन नंबर केवल डी सही है। उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, आसान प्रश्न है, 32 का आपका होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय में अगर हम न्यायाधीशों की बात करेंगे तो कौन नियुक्ति करता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है, राष्ट्रपति नहीं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। विधान परिषद में सभापति एवं उपसभापति के पद त्याग पत्र पदच्युत किए जाने का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आप कहेंगे आपका आर्टिकल नंबर बताइए किसमें होगा। 183 है, याद रखिएगा। 182 में जानते हैं क्या है, 182 में विधान परिषद के सभापति उपसभापति के बारे में, विधान परिषद के सभापति उपसभापति के पद के बारे में बताया गया है, पद के बारे में एक पद होगा, है ना। विधान परिषद में सभापति उपसभापति का एक पद होगा, इसके बारे में आपका 182 में है। और ये जो पद त्याग है, त्याग पत्र है, ये सब आपका 183 में बताया गया है। और 184 आप जानते ही हैं, उपसभापति या अन्य किसी व्यक्ति के सभापति के रूप में कार्य करने की शक्ति है। अगर उपसभापति मान लो सभापति नहीं है तो सभापति आपका सभापति के रूप में कार्य करेगा, शक्ति है, उसके बारे में सब बताया गया। चलो आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, राज्य विधायिका के सचिवालय का वर्णन किया गया आर्टिकल नंबर 187 में। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, आपको बताना है।
मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के भाग को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। उपर्युक्त में से सही कथन का आपको यहाँ पर चुनाव करना है। 34 क्या होगा? तो 34 की अगर हम बात करेंगे, मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के जो भाग को उष्ण कटिबंध कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के भाग को ये कहा जाता है, यानी आंसर आपको लगाना पड़ेगा 34 नंबर का सी नंबर। यहाँ पर आपको बताना है, क्षारीय चट्टान में सिलिका की मात्रा अधिक होती है, अम्लीय चट्टान में सिलिका की मात्रा कम होती है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 35 का जवाब क्या होगा? देखिए पहली बात तो यहाँ पर दोनों कथन आपके गलत है। सबसे पहले यहाँ पर जो उन्होंने उल्टा कर दिया, क्षारीय चट्टान में सिलिका की मात्रा अधिक नहीं होती, कम होती। क्या होती? कम होती है। और अम्लीय चट्टान में यहाँ पर अधिक होती है। दोनों उल्टा कर दिया है। अम्लीय में सिलिका की मात्रा अधिक होती है, एसिड, और क्षारीय में क्या होती है? सिलिका की मात्रा कम होती है। याद रखेंगे, सिलिका जो होता है ना, उसकी जो मात्रा की अगर हम बात करेंगे, अम्लीय चट्टान में अधिक और क्षारीय चट्टान में कम होती है। क्षारीय में कम, अम्लीय में ज्यादा होती है। तो यहाँ पर ना तो ये वाला सही है, ना ही आपका बी वाला सही है। अवसादी शहरों के लिए यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कथन सही दिया गया है। 36 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो 36 का आपका यहाँ पर क्या होगा? कौन सा? ये शैलें स्तरों में क्या निक्षेपित है, यही आपका सही लिखा हुआ है। अवसादी चट्टानों का निर्माण जो है नदियों के द्वारा परतों के निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है, इसी कारण इसमें परतें पाई जाती हैं। ये वे शैलें होती हैं जिनकी संरचना ताप और दाब पर निर्भर नहीं करती हैं। ये शैलें अक्रिस्टलीय प्रकार की होती हैं। अवसादी चट्टानें संगठित, असंगठित अथवा ढीली किसी भी प्रकार की आपकी हो सकती हैं। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर आपका होगा। ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अगर हम बात करेंगे पृथ्वी के भीतर का वह स्थान जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, उस स्थान को भूकंप केंद्र कहा जाता है। भूकंप केंद्र। आंसर जाएगा अधिकेंद्र या भूकंप केंद्र। आंसर आपका सही होगा बी नंबर। भूकंप की तरंगों का जो अनुभव होता है ना, वो सबसे पहले भूकंप अधिकेंद्र पर ही होता है। भूकंप अधिकेंद्र जो होता है, हाँ भूकंप, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर अधिकेंद्र पर लगाएंगे, बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सी एक वायुमंडल में स्थायी गैस है? वायुमंडल में अगर हम बात करेंगे ना, स्थायी गैस की बात हो रही, स्थायी। चेक कर लीजिए, सभी कह रहा है। पहली बात तो आप समझ लीजिए स्थायी गैस होता क्या है। स्थायी गैस हम उन गैसों को कहते हैं जिनका परसेंटेज सामान्य तौर में परिवर्तित नहीं होता है ना, उनको हम बोलते हैं स्थायी गैस। उनका मतलब चेंज नहीं होता है। जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आर्गन हो गया, है ना। ये क्या, ये सबका फिक्स है, कितने परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है, इतनी परसेंट रहती है, उसको स्थायी तो बोलेंगे। और कुछ गैसों की जो परसेंटेज होता है ना, वो भौगोलिक स्थितियों के अकॉर्डिंग चेंज भी होता रहता है, बट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन का नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? आपका सी नंबर होगा। निम्नलिखित कथनों पर देखिए आपको विचार विचार करना लिखा हुआ है। एडन नहर, एनीकट नहर और त्रिवेणी नहर, है ना। यह आपको सुमेलित, आपको बताना विचार करना है कौन सा सही सुमेलित है। 39 की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर देखा जाए तो एडन नहर दामोदर नदी से, एनीकट नदी नहर जो है कावेरी नदी से, और त्रिवेणी नहर गंगा नदी से निकाली गई है। ये तो बात आपकी सही है। आंसर लगाएंगे 1, 2, 3, यानी ऑप्शन सी आपका डी नंबर आपका सही है। तीनों के तीनों आपके सुमेलित हैं। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर देखिए 40 नंबर है, आपको बताना है। यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करना है। लिखा हुआ है स्थानीय पवन के नाम है ये आपके, और एक तरफ क्षेत्र दिया गया है फान, सिमूम, सांता आना और जोंडा। तो देखिए फान जो है ना, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका आल्पस हो जाएगा। और सिमूम की बात करेंगे, यहाँ पर आपका कुर्दिस्तान आपका हो जाएगा। और सांता आना की बात करेंगे ना, तो ये आपका होगा कैलिफोर्निया आपका हो जाएगा। और जोंडा आपका अर्जेंटीना। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ 4, 2, 3, 1। यहाँ पर आपसे पूछा गया है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को उनके स्थानीय नाम के अकॉर्डिंग आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ आपके सूची फर्स्ट है, एक तरफ सूची सेकंड है। यहाँ पर हरिकेन, टाइफून, या आपने देखिए चक्रवात तूफान के बारे में नाम सुना होगा, हरिकेन, टाइफून,
डेंगू और टाइफो, ये जो आपके है ना, ये आपको बताना है कौन कौन से आपके तूफान जो है, मतलब कहाँ से उठे, कहाँ से आए, है ना, कहाँ से उठता है आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर 42 नंबर की, 41 नंबर की अगर हम बात करेंगे, तो आप कहेंगे हरिकेन जो है ये आपका कैरिबियन सागर है, बिल्कुल सही, हरिकेन जो है कैरिबियन सागर है। टाइफून की बात करेंगे, पूर्वी चीन सागर है आपका, टाइफून पूर्वी चीन सागर है। और बेंगियो की बात करेंगे, फिलीपींस है। और आपका टाइफू जो है जापान, टाइफू जो है आपका ये जापान संबंधित। आंसर क्या होगा? आंसर आपका यहाँ पर ए नंबर होगा, 4123। हरिकेन और टाइफून नामक तूफान प्रभावित जलवायु है ना। अभी हम देखिए हरिकेन और टाइफून की बात कर रहे थे। टाइफून तो आपने बताया था ना, टाइफू जापान। यहाँ पर बताइए टाइफून जो है आपका है, हाँ यहाँ पर आपका होगा चीन तुल्य जलवायु। कहाँ से? चीन तुल्य जलवायु। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बयालीस का डी आपका सही है। तो चलिए यहीं तक प्रश्न आपके आज थे, 42 नंबर तक ही आपके लिए थे। तो ये क्लास जो है सुबह आपकी चली रही डेली, जीके जीएस के थोड़ा क्वेश्चंस आपके लेवल तो रहते ही हैं, हाई हल्का। तो चलिए अब शाम को मिलेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे, आपकी हिंदी क्लास होगी रात को। चलिए सभी को धन्यवाद, सभी को।